नमस्कार, टीवी एशिया पर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं द बॉटम लाइन लाइव विद मी ज्योत्सना शर्मा। ये एक ऐसा शो है जहां हम हर उस मुद्दे के बारे में बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सवालों के जवाब ढूंढते हैं, सीरियस डिस्कशन करते हैं, रियल डिस्कशन करते हैं एंड दैट्स द बॉटम लाइन। और आज फिर हम आए हैं एक नए मुद्दे के साथ, फिर करेंगे एक्सटेंसिव डिस्कशन, लेकिन उससे पहले लेट्स हैव अ लुक ओवर लास्ट वीक्स ट्रेंडिंग हेडलाइंस जो कि हमारी कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं इन द न्यूज़। USCIS ने H4 वीज़ा और L2 वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक्स को सस्पेंड कर दिया है। अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ ये कि ये स्टेप काफ़ी लेट लिया गया। काफ़ी लोगों ने अपनी नौकरी खो दी जो कि H4 EADs पर थे और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। बट नाउ लुक्स लाइक the administration is it is in favor of immigrants and times are changing। और दूसरी खबर है एक भारतीय कपल के बारे में जो कि जॉर्जिया बेस्ड है। मेहुल भाई, मनु भाई पटेल एंड चैताली दवे, इन दोनों को सजा हुई है क्योंकि इन्होंने 5 लाख US का लॉन्ड्रिंग की है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया बेस्ड फोन स्कैमर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड when will our community improvise on certain things। हम मानते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं हर फील्ड में, लेकिन फ्रॉड करने के फील्ड में हम आगे नहीं जाना चाहते। एनीवेज, ये तो थी कुछ खबरें और आज हम करेंगे डिस्कशन आज के टॉपिक पर, जो कि टॉपिक है जो रिलेट करता है इमिग्रेंट्स पर। इसका नाम जो है आप समझना चाहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हम इसे कह रहे हैं एंट्रैपमेंट ऑफ इंडियन स्किल्ड वर्कर्स। ज़्यादा परेशान मत होइए क्योंकि हम सब कुछ विस्तार से डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस विजुअल विच इज द डिस्कशन ओपनर। U.S. immigration laws should make an exception for what you call smart people. Well, the United States has benefited from the fact that capable people, whether you call that smart or whatever word you use, have wanted to come to the United States. And yet our immigration system makes it very hard for those people to come in. This broken immigration system needs to be addressed on a bipartisan basis। जी हाँ, एंट्रैपमेंट ऑफ इंडियन स्किल्ड वर्कर्स। ये स्किल्ड वर्कर्स वो हैं जो कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ना जाने कौन कौन सी अच्छी पोजीशंस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आते हैं क्योंकि उनकी यहाँ डिमांड है। लाखों की तादाद में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने एस्टीम्ड पैनलिस्ट के साथ, जिनकी मुलाकात अब मैं आपसे करवाने जा रही हूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं प्रशांति रेड्डी। प्रशांति रेड्डी जो हैं एक इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं एंड शी इज़ द फाउंडर ऑफ लॉ ऑफिसेज ऑफ प्रशांति रेड्डी। काफ़ी वेल नोन इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं। इनफैक्ट इंडियन काउंसलेट इन न्यूयॉर्क जो है उसको भी अपनी कंसल्टेशन देती हैं। और मेरी दूसरी पैनलिस्ट हैं कविता चल्ला। Kavita is the founder of a non-profit by the name तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो कि इंडिया से यूएस आते हैं पढ़ने के लिए और काफ़ी सारे अलग लोगों की काफ़ी हेल्प करती हैं जो कि इंडियन अमेरिकन्स हैं जो कि यूएस में हैं और इंडिया में भी तेलंगाना स्टेट को सपोर्ट करती हैं। वहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ से जो सपोर्ट ले सकती हैं वहाँ जा कर के पुअर पीपल को या फिर नीडी पीपल को हेल्प करती हैं। और मेरे तीसरे पैनलिस्ट हैं नेहा महाजन।
Neha Mahajan is the co-founder of a non-profit by the name Skilled Immigrants in America, also commonly known as SIA, a non-profit group which is doing advocacy for high-skilled immigrants in the United States of America, and she is also the business development outreach manager at the Chugh Law Firm. Well, all my panelists, very, very, very warm welcome to all of you, and thank you for joining us on a short notice. Thank you, Jyotsna. Thank you. Thank you so much. और अब हम शुरू करेंगे आज के इस सीरियस डिस्कशन के ऊपर बात करना चाहेंगे पहले तो, क्योंकि सबसे पहला जो वर्ड है एंट्रैपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं प्रशांति आपसे बात शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि खबरें जो हैं हमारे पास आती हैं, जो सिचुएशन हमने देखी है इमिग्रेंट वर्कर्स की जो कि वीज़ास पे काम करते हैं, आमतौर पर देखा गया है कि ये जो जो इमिग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जब यूजुअली एज अ कॉन्ट्रैक्टर, मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, एक फुल टाइम एम्प्लॉई जो कि एक कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉई है और उसको वो कंपनी किसी क्लाइंट के पास टेक्नोलॉजी या किसी भी फील्ड में काम करने के लिए जब भेजती है तो उसे वो कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। और आमतौर पर देखा गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जब ये किसी क्लाइंट साइड पर काम करते हैं तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिसट्रीटमेंट होता है, मिसट्रीट किया जाता है इन्हें। किसी ना किसी ग्राउंड पे इनसे एक्स्ट्रा काम करवा लिया जाता है जिसकी इन्हें पेमेंट नहीं होती। कहीं ना कहीं क्लाइंट इनको दबा कर रखते हैं, ये सोचते हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये परमानेंट नहीं हैं, तो दे आर समवेयर सीन लेसर पीपल और लेसर इंडिविजुअल्स और लेसर प्रोफेशनल, जो कि बहुत अनएथिकल है लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ऐसे ग्राउंड्स में प्रशांति, क्या कोई लीगल राउट है जो कि मॉल प्रैक्टिसेस करने वाले ऐसे क्लाइंट साइड्स पे जो मैनेजर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, इनके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं? Jyotsna, so thanks first of all for having me on the show. It's a pleasure. So with reference to what you asked me कि अगर कुछ माल प्रैक्टिस हो जाती है या कुछ employees are somehow being persecuted in some way, of course, बिल्कुल. They can call the labor department and the labor department will then audit that particular consulting company. क्योंकि ये ज़्यादातर, as you said, consultants के साथ होती है जी। in the frame of a consulting company lending out their employees to end clients. Right. और जैसे आपने कहा कि there's so much of competition that sometimes smaller companies try to do extra for the client, and as a result of which they work extra hours, etc., etc. Right. One thing to keep in mind is that H-1B workers cannot be treated differently from, for example, a US citizen within your company. If you see there is that disparity of treatment, then of course that's again employment law 101. You can call the labor department, complain to USCIS, so that there's a lot that the employee can do, but the fact is that they don't. So no matter how many laws we have in place. आयरनी पता है क्या है प्रशांति? आज के इस स्पेशल शो में हमारा ये मैसेज काफ़ी लोगों के पास था कि अगर आप परेशान हैं, यू आर फीलिंग इंट्रैप्ड या थ्रेटन्ड फील करते हैं अपने इस वीज़ा स्टेटस पे, आपको जिस तरह से मिसट्रीटमेंट होता है आपका, आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करिए, हम उसको पब्लिक करेंगे। और अगर आप अपना नाम नहीं भी बताना चाहते तो भी हम ये स्टोरी पब्लिक करेंगे। लेकिन एक भी इंसान उठ करके नहीं आया जो कि दबंग तरीके से या बोल्ड तरीके से बोल सके कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं ये कंप्लेंट करना चाहता हूँ। क्योंकि उन्हें डर है कहीं ना कहीं कि उनका कंपनी जो है, उनका एम्प्लॉयर उनका वीज़ा रिवोक कर देगा एंड दे विल बी किक्ड आउट ऑफ दिस कंट्री। ये सबसे बड़ी परेशानी है, ये सबसे बड़ी दुविधा है। और जहाँ तक हम एंट्रैपमेंट की बात कर रहे हैं, लीगल टर्म्स में नहीं कह रहे हैं, उस लिटरल सेंस में मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं वो फंस के रह जाते हैं ये जो वीज़ा वर्कर्स होते हैं। और इसी बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। जो आपने बोला ना कि कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट होती नहीं है। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लोगों ने बताया कि दे हैव वर्कड इवन 24 to 48 आवर्स नॉन स्टॉप, और उन्होंने जो बिल किया क्लाइंट को, इट वाज ओनली फॉर 8 आवर्स ऑफ वर्क, जस्ट टू प्लीज द मैनेजर्स, क्लाइंट मैनेजर्स, ताकि दे शुड नॉट बी किक्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्लीजिंग जो है ये कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है इंडियंस की इमेज के लिए। इंडियंस की इमेज जो है वो खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, जो काम करते हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स यहाँ रह रहे हैं अमेरिका में, वो सोचते हैं दे आर स्टीलिंग अवर जॉब्स। Because of them, because the way they overwork, they overslog themselves, their performance is somewhere seen lesser. आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे प्रशांति?
हाँ बिल्कुल, as I was saying ज्योत्सना कि laws are there in place, मगर there's also conflicting laws. Employment law है, immigration law है, so one is conflicting with the other. क्योंकि where employment law says that yes, you have to complain if there's any bad treatment of the employee, if they're not being treated humanely, if they're made to work 48 hours, continuously. Obviously, that's inhumane treatment, right? So, but immigration laws are so attuned, especially with the H-1B, so attuned towards employers, right? So that employees are left with almost no rights in this situation. Right. So, because an employer can fire you and then the next day you're out of status. So, what rights are you giving the employee then? Immigration law is completely attuned, especially the work visas, towards employees. The only recently the only a little law that came up, which helped a little bit at least, was the 60 days grace period, right? So even if you're laid off, you have 60 days grace period to find another job. That was the only piece of law legislation that came out in the recent past that to some extent helps employees. But right. even that is only for laying off, right? Only if you're laid off. So it's again narrow to a certain extent. So what needs to change, Jyotsna, is the framework of the immigration system itself. We keep hearing that it's a broken system. It's time it changes. एब्सोल्युटली, थैंक यू प्रशांति, आपके इनपुट्स लेने ज़रूरी थे कि कहीं ना कहीं हकों की बात कर रहे हैं कि कहाँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट्स वेयर। और अब जो है हम बात करना चाहेंगे नेहा आपसे, क्योंकि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं, खैर आपके मेरे अगले क्वेश्चन में मैं आपसे बहुत कुछ पूछने वाली हूँ, बट हैविंग सेड दैट आपके स्पाउस जो हैं H-1B वीज़ा पे रहे हैं, उन्होंने कभी इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन फेस की है जहाँ बहुत सारा काम किया और उसका कोई एक्नॉलेजमेंट ना मिला हो? ज्योत्सना, बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू, मैं एक ना कुछ स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आई वांट टू सेट द पेस राइट फॉर दिस डिस्कशन। तो एक स्टडी हुई है अभी हाल फिलहाल में, न्यू अमेरिकन इकोनॉमी और द अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, उन्होंने किया है ये स्टडी, ठीक है? और उसमें जो पता चला है, यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस बिकॉज आई वाज शॉक्ड। H-1B वर्कर्स जो हैं वो यूएस इकोनॉमी में $27.1 बिलियन हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर में। मतलब अमेरिकन सिटीजन का सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर हमारे बिना, H-1B होल्डर्स के बिना तो चल ही नहीं सकता है, ठीक है? और जो H-1B वीजा होल्डर्स हैं वो स्पेंड करते हैं $76.7 बिलियन से ज्यादा एट यूएस बिजनेसेस एनुअली। ये हर साल के आंकड़े बता रही हूँ मैं आपको। और 74% की ये जो स्पेंडिंग है, यानी कि करीब $57.1 बिलियन की जो स्पेंडिंग है वो H-1B वीजा होल्डर्स जो करते हैं, इट गोज डायरेक्टली टू लोकल बिजनेसेस विद इन द कम्युनिटीज। तो ये कहीं बाहर नहीं भेज रहे हैं वो पैसा, ये विद इन देयर ओन कम्युनिटीज जहां पे वो रह रहे हैं, घर बसाए हैं, स्कूल जा रहे हैं उनके बच्चे, वहां पर ये पैसा जा रहा है डायरेक्टली। और H-1B वीजा होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं मोर देन $12 बिलियन एनुअली इनटू यूएस बिजनेसेस। अब अगर इतना कंट्रीब्यूशन H-1B वीजा होल्डर्स करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये एंट्रैपमेंट फील ही क्यों होना चाहिए? क्यों? और ऐसा नहीं है कि आप बस्ता उठा के बस चल दिए अमेरिका की तरफ कि ओके लेट्स गो टू अमेरिका एंड बिल्ड अ लाइफ देयर। ऐसा नहीं होता है। H-1B वीजा आज तक जो है, इट्स अ लॉटरी सिस्टम। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप पिक किए जाएंगे, आपके स्किल सेट अच्छे होंगे तो शायद किस्मत साथ देगी और आप पिक किए जाएंगे। यूएस कॉर्पोरेट कंपनीज जो है, उनको जरूरत है H-1B वीजा होल्डर्स की, ठीक है? एंड दे बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम दिस वीजा। So why is it that an employee should be treated differently? प्रशांति, आपने बोला था कि differently treat नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता है। मेरे husband has worked directly for all single employers. उन्होंने किसी भी ये जो है vendor यानी कि आपके हस्बैंड डायरेक्टली क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे, राइट नेहा? जी, आपके हस्बैंड डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, क्लाइंट नहीं, वो खुद ही मतलब एम्प्लॉयर के साथ, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ काम किया उन्होंने। कभी भी उन्होंने टर्मिनोलॉजी में, हायरिंग टर्मिनोलॉजी, हाँ राइट, तो उन्होंने कभी भी किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स के लिए काम किया है और उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो उन्हें इस तरह का कभी कुछ नहीं फील हुआ है। लेकिन बाय वे ऑफ माई एक्सपीरियंस, जो मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नेहा मतलब फंसा के रखा है, लिटरली जो आप वर्ड यूज कर रही हैं, एंट्रैपमेंट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एवरीबॉडी फील्स। क्योंकि कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है,
हर चीज पे जो है एक अनसीन स्वॉर्ड आपके सर पे लटक रही होती है कि आज नहीं तो कल कुछ भी जरा सा भी इधर का उधर किया तो भाई आपकी नौकरी गई, प्रोजेक्ट खत्म, आप बैठो बेंच पे और 6 महीने के बाद आपको जो है रफा दफा कर दिया जाएगा। एंड देन द एंटायर लाइफ दैट यू हैव बिल्ट 2 महीने प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद यू आर किक्ड आउट ऑफ दिस कंट्री इन 2 months टाइम, पैक अप एवरीथिंग एंड गो। आप टीवी एशिया के बॉटम लाइन लाइव शो को मेरे साथ लाइव देख रहे हैं और हम कर रहे हैं डिस्कशन एंट्रैपमेंट ऑफ इंडियन स्किल्ड वर्कर्स के बारे में। हम बात कर रहे थे प्रशांति से, हमने उनका राय जानी, उसके बाद हमने नेहा से बात करी और अब जाएंगे हम कविता की तरफ। कविता, what do you have to say about this entire situation? Of course, I understand that you come from a non-profit background जहाँ आप लोगों की मदद करते हैं, but what do you feel about this situation from a third person's perspective as an as an Indian American? Yeah, thank you. First of all, I want to thank you for having me on the show, Josna. Yeah, definitely as a community leader, I represent the Telangana Development Forum, but not only from that organization perspective, there are like so many people that reach out to me, especially like, when they're dependent, like, Prashanti mentioned, like, this framework should be changed, and definitely I believe that is very much needed, because I come across so many cases where husband is an H1 and wife is on H4, and like recent situations also. I can give an example, like husband goes to India, to save his father because he's with COVID or something. He wants to help because it's his own family. You have to go on to which sometimes it is his own father, means you want to go and take care of your father. Right. So he goes. But the father survives, but the husband lost the life in India, and the wife is here in H4 with little kids, and because her status is depending on the H1, on the husband's status, so she's out of status. So in those situations, like she's trapped, and she invested a lot of money. Husband, both of them, even she's working on H4 right now, and when husband is not there, she's not eligible to work because she's on H4 status. So all the money and she's invested in it, everything is gone because she, like Neha So Kavita, mentioned. quick question: how long they have been staying here in the United States of America? I think they've been like more than 5 years or something. Okay. Yeah, 5 or 6 years they've been staying here. Not only her, similar cases. There are so many, not just that couple. They personally came to me at least 4 or 5 cases in similar stages. One case, husband goes to India to wife because she went to see her family and she got infected. Husband goes there to save her, to help her out. And then wife is saved, but the husband passed away. Now the wife cannot come back to US because she's on H4, and husband is not there. So there are so many. Yeah, in these extreme situations like this, we should have some leeway. They should able to be work, on certain pandemic conditions. Like where will they go? Like because they all invested. They came to this country to have a better life, and right. Thanks for those. Thanks for those inputs, Kavita. Prashanti, is there any route to help such people on humanitarian grounds? Unfortunately, all the humanitarian grounds are for people who are filing the green card, not for people in non-immigrant petitions. So there is, if you have already filed your 485, then even if the spouse, the sponsoring spouse dies, there is a way of continuing your green card process. But in this case, as you know, we're all talking about the immigrant visa numbers not being available, right? That's what this whole discussion is about. And so they have not filed their 485. They have been here for 5 years, 10 years. They have not been able to file their 485. They continue to be on H1 status. They're not on pending 485 status, right? So this brings us into this segment of how people who are remain on H1 for years together, and that's the worst possible status that you can be on at any given point of time, because you don't know tomorrow what your status will be. You have to change your work location because your client is changing. You have to file an amendment. You go ahead and file the amendment. Tomorrow, you don't know whether the amendment is going to get approved or it's going to get denied. You're always on tender hooks. You're like, you can't, you're invested. You even hesitate to invest in a car or buy a house. Yeah. Or, there's so many things because of the unpredictability of the That's status. where it is, Prashanti. In fact, I'll come on to those questions again. मैं अभी जो मेरा फोकस है, नेहा, मैं आपके पास जाना चाहूँगी
First of all, we are extremely sorry for your loss. We understand that your husband went to India to, take care of your father-in-law who was COVID positive, and unfortunately he passed away. And that's where your husband Ashu Mahajan got stuck. Or Neha Mahajan's story is very well known in the American media right now. She recently appeared on CNN also with the story how her husband got stuck, basically. And this story has caught attention of the international media, of course, as well. Neha, first and foremost, the question is, how do you feel personally at this juncture when your husband is away from you and you are stuck here? And secondly, when your husband was deciding to go during this pandemic, was he not aware of the repercussions that anything can happen? And you've been here in this country for, I think, more than 10, 12 years, right? 13 years, Jyotsna, 13 years. So was he not aware of the repercussions? Of course he was aware of the repercussions. I would just add on to what Prashanti was just mentioning, जो प्रशांति कह रही थी कि H1B पे आप रहते हैं, हम रहते नहीं हैं, हमें फोर्स कर दिया जाता है रहने के लिए, क्योंकि 30 साल से कोई इमिग्रेशन रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं. For the past 30 years, there haven't been a single immigration reform, okay? And because of which, the entire world has moved into a more modern way of doing things. कोई भी developed nation on this planet, okay, on this earth, वो अपने high skilled immigrants को इस तरह से treat नहीं करता है जैसा कि अमेरिका करता है, okay? तो जो reforms नहीं हुए उसकी वजह से हमें force किया जाता है, because हम इंडिया में पैदा हुए, उसकी वजह से हमें यहाँ पर H1B पे indefinitely रहना पड़ता है, even though हमारी green card petitions approve हुई होती हैं, वो adjustment of status तक की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि 150 साल कौन जिएगा? 150 साल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दैट इज द करंट प्रोजेक्शन कि जो आज इंडिया से अप्लाई कर रहा है ग्रीन कार्ड के लिए, अप्रूव हो रहा है, उसको 100 से 150 साल लग जाएंगे. एंड द रीजन व्हाई आई से दिस इज, थिंक ऑफ इट दिस वे ज्योत्सना, 2008 में हम लोग आए H1B पे, ठीक है, हमने यहाँ पे पहला घर खरीदा, हमारा दूसरा बच्चा यहाँ पे हुआ, हमने एक लाइफ सेटल करी है यहाँ पर, है ना, और हम कंट्री को कंट्रीब्यूट भी करते हैं. Okay, and this is the country we identify with because हमारे बच्चे भी यहीं स्कूल जाते हैं, वो प्लेज ऑफ एलिजेंस जो है अमेरिका को करते हैं, इंडिया को नहीं करते हैं. एंड इसी दौरान हमारे ग्रीन कार्ड पेपर्स जो है अप्रूव हुए एट अ पॉइंट इन टाइम, राइट? और तब से हम वेट कर ही जा रहे, ना जाने कब हमें जो है ग्रीन कार्ड एक्चुअली हाथ में मिलेगा, राइट? एंड इस दौरान क्या हुआ है, मेरे जितने भी कलीग्स थे और देशों से जो आए लोग थे, जो सीधा मेरे हस्बैंड की कैटेगरी में ही थे, ठीक है, सिर्फ फर्क इतना था कि वो भी H1B पे थे लेकिन दूसरी कंट्री में पैदा हुए थे, विद द सेम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट्स एज माय हस्बैंड. दे केम हियर, दे गॉट द ग्रीन कार्ड विद इन 2 years, वो अपने सिटीजन बन गए, वो अपने पेरेंट्स को यहाँ ले आए, वो भी यहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए, और सबने लास्ट इलेक्शन में जो है वोट भी कर डाला. और हम यहाँ 2008 से आए, बस वेट करे जा रहे हैं, और बिल्कुल ये इंतजार बेइंतहा है, ये खत्म नहीं होता. नेहा, आपकी स्टोरी समझ में आ रही है. हाउ इज इट फेयर? बिल्कुल आप सही कह रहे हो. प्रशांति, मुझे आपसे इनपुट चाहिए. आप बात कर रहे हैं जहाँ तक ट्रैवल बैन की, ये इंडिया से ट्रैवल बैन लग गया कि आप जो है नॉन इमिग्रेंट जो है यहाँ नहीं आ सकते हैं. नॉन इमिग्रेंट्स तो नहीं आ सकते, लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जो यूएस सिटीजन्स हैं, उन पे बैन नहीं लगा है. मुझे पहला तो सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई नॉन इमिग्रेंट के चिपकना है और सिटीजन और वीजा क्या कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट्स पे चिपक के नहीं जाना है? और थोड़ी सी थ्रो सम लाइट ऑन दिस वीजा बैन आल्सो फॉर आवर ऑडियंस आल्सो, क्योंकि आप खुद एक्सपर्ट है इमिग्रेशन में, तो थोड़े इनपुट आपसे चाहिए वो भी, और ऑफ कोर्स आपका मत भी चाहिए, आप योर ओन एक्सप्रेशंस ऑन दिस, ऑफ कोर्स. Bilkul. So you are right, Jyotsna, absolutely right. It's not like the coronavirus will not attack only H1B holders and will not attack US citizens and permanent residents. So it makes no sense to have exceptions if you're saying that, it is the reason for the ban is the fact that we don't want the infection to spread. If you don't want the infection to spread, then you should ban everyone, right? Not just ban H1B holders and then allow permanent residents and US citizens to come in. Then you're really defeating the purpose. So there's so many other ways of ensuring that, it doesn't spread. Make sure you quarantine. Right. Take COVID tests. But don't have a system in place which discriminates between
a non-immigrant and a permanent resident, because as Neha was saying, they're equally entitled. Because they've lived here for more number of years, contributed more tax money than maybe a US citizen or a non-immigrant or a lawful permanent resident has. It's like saying, so basically, this is an example I'll give you. Let's say a US citizen has not lived in the US for many years, but is a citizen, has gone back to India and lived there, for the last 10 years. And there's a H-1B holder who has lived here, has a house here, has family here, and, has gone back. So why should it be that the US citizen will be allowed to come who has, less things at stake here, or a permanent resident should be allowed to come to the US and has less at stake to lose, and the H-1B person should not be allowed to come? So it makes no sense, and that's what's happening really. So the travel ban is basically extended to India also, as we know, and there are some exceptions. One of the exception is that if you stay out of the country, for example, if you're in India and then you go to a third country and stay there for 14 days, and a lot of people don't know this, stay for 14 days, quarantine in that country, and then you can come into the US, which actually makes sense. And that, so as long as that other country is also not under the travel ban. So you can't go to Europe, because Europe is also under the travel ban. You can't go to, so UAE, for example, you can go to UAE, take an Emirates flight, stay there for 14 days and then come into the country. Okay, and so there are workarounds basically for the Indians who are stuck in non-immigrants. India. Yes, non-immigrants. Yes, for non-immigrants, there are some workarounds, but you have to figure that out. But Prashanti, adding on to the next question now, what about if they are due for the stamping? Some people who do not have visa stamped on their passports, what happens to them? They cannot come because of two reasons: logistical reasons, because US consulates are not open anymore. Right. So they can't forget about going for stamping. They can't. So US consulate, and that's another problem. That's another issue, especially in India. All this time, from the last 1 year, India was not doing that bad. It was doing pretty well. Right. And still the consulates didn't open up. So there seems to be some kind of a de facto ban. Even though it's not in the law, there's a de facto ban against, non-immigrants coming in and new immigrants coming in. It seems to be they're controlling it this way by not opening up the consulates when they could have. Right. The only consulate that was working was Delhi, and it was overworked. All the other consulates, Mumbai, Hyderabad, everywhere else, Chennai, were only issuing emergency visas. I see no reason for that. So that seems to be another, kind of way of, closing the gates. In this time of pandemic, should not there be any exclusion to be considered on humanitarian grounds for such people? Neha Mahajan के husband जो हैं, जो spouse हैं, आशु महाजन की जो story ली जाए, he is due for the stamping because visa stamp नहीं है, and of course extensions मिले हुए हैं, right in place हैं otherwise, but आ नहीं सकते, और अगर नहीं आए एक stipulated time तक तो he'll lose everything. All their dreams would be shattered. Prashanti, is there any loophole somewhere in the law or in the immigration system that can be used for this? Yeah, so we could use the emergency. There is still emergency. You can ask for an emergency interview and ask for a visa. But the problem is everybody has an emergency. Right. Everybody is like Neha's husband. Right. And there are thousands, literally hundreds of thousands of people who have gone and stuck there. Yeah. So they can't. I would like to have add they don't have the framework. Right. Sorry? Yeah. I would like to add one thing, Neha, Prashanti. See, the emergency exception that you're talking about, the emergency appointments at the consulate that you're talking about, the criteria is that one must have an emergency in United States of America, not in India. So if you can prove you have an emergency here on US soil, then you're allowed to come by. Which possibly, Neha, you could, because you could say, I'm going to lose my job or something is happening with my family. But that is not enough. That is not enough. It is not sufficient, because there's not enough people to go around to give you emergency visas. They have to reject. They will only accept 5% of the population, even though everybody has an emergency. So what I'm saying is there is no framework even within that to accept emergency appointments. So the only other
exception is the national interest exception. This is not a humanitarian exception. You guys, it's a national interest exception, which means that if it is within the national interest of the United States, then they will allow you in. So there's no humanity in this. This is again, very selfish reasons. So if you are a doctor, or if you are working on infrastructure, you're working on COVID in some way, then they will allow you in. But it's not humanitarian. So there's nothing humanitarian about this whole pandemic and the way they're dealing with it. The other exceptions, as is, U.S. permanent residents, U.S. citizens. We can, talk about that later. Right. Welcome to TV Asia. आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं The Bottom Line Live with me, ज्योत्सना शर्मा. एक ऐसा सीरियस शो जहां हम करते हैं रेलेवेंट डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन, और वही हो रही है दोबारा से, क्योंकि हम बात करें इस समय इमिग्रेशन के बारे में, दी इंट्रैपमेंट ऑफ हाई स्किल्ड वर्कर्स के बारे में. बात चल रही है अटॉर्नी प्रशांति रेड्डी के साथ, नेहा महाजन के साथ और कविता शाला के साथ. वेल, नेक्स्ट सवाल जो है कविता, मैं आपसे पूछना चाहूँगी. I'd like to ask you, since you've been associated with the non-profit Telangana Development Forum, जहाँ पर you told me that you have been able to help the F1 students, the students who come here to study in different universities. You help them, stabilizing them here, or उनको कोई problem होती है तो you help them out. But have you ever thought about the fact कि आप शायद उनसे कुछ छुपा रहे हो? That you have not told them the brutal truth that they are wasting their lives in the United States of America in terms कि अगर उन्हें ग्रीन कार्ड चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, that dream is not going to get nurtured here because they would be stuck in some 100+ years of green card backlog wait. And have you ever shared this fact with these F1 students who spent so much of money, their entire parents' income and investments rather is invested there? Did you share this fact with them? Yeah. Hi, Joshnaji. Yeah, definitely. Before actually, there are some instances before the students come into this United States for this international students program. We keep telling them, this is sometimes, it is not what the because you have to lately because of the immigration reforms and all. It is very tough to get the green card. It takes years and years, of this H1 process and everything. It's not an easy thing like before. And, it you invest so much money, time and everything. It takes years and years. It's not worth it and all. But, sometimes when you're in this country and if you're saying this, they don't believe you. So they don't believe you when you tell them, see, listen, the US is not going to give you a green card or a permanency, or there is no guarantee even for your H1 to be picked. Why are you investing in this country? Go to Australia, Singapore, UK or any other country in the world where you will have still a stable career and you'll still get some permanent residency, even Canada for that reason, Yeah, I know. Even though we tell so much, but there's so many people going to US, and then all these people are going there benefiting. Why am I telling all this negative? So you don't want us to come back. We want to work hard. We want to prove something. Like back home. So everybody wants to come to the superpower of the world. The number one. Yeah, they want to, we want to. I mean, there are people who are benefited, who are successful and all. But lately, because of these immigration issues, it is so hard. They have to invest even more and more. And, this pandemic is creating even a lot of issues like, family separation, visa offices not being open and all, Definitely, feel like, they have to give some leeway for these people, to work or do something like that. This is not a solution. So let's take some inputs from Prashanti Reddy also. Prashanti, because आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, इतना सारा expert advice मुझे यहाँ मिलेगा तो मैं लेती रहूंगी. Prashanti, what do you have to say about these F1 visa holders as well? What is their situation right now? So, Jyotsna ji, it's not like, I think they're starting to realize that America is no longer the land of honey and bees. It's all right. I think they're starting to realize that because a lot of people are going to Canada now. A lot of students are not, even though they're getting accepted into top universities in the US. This is for the people who run the administration. They should know that they're losing top ranked talent to your competitors, to Canada mostly, and Canada is taking complete advantage of the situation. You should see the way they are advertising and trying to get talent. They know what the situation is in the US. They know people don't want to come to the US anymore, and they're taking complete advantage of it. And right. Good for them. So Thanks. the administration has to realize if they continue doing this,
then there will soon be, already if you look at the statistics of the population in the US, the birth rate has decreased. It's an aging population. Right. And if they continue on this path of closing their doors to immigration and not taking care of their immigrants and their non-immigrants, their talent that is already here, their F1 students who've gotten a master's degree in the US, and their non-immigrant H1B workers, they are losing out. They're losing out to their competition. They're losing out to Canada. All right. Thank you for those inputs. एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा आपसे है, क्योंकि आप स्किल्ड इमिग्रेंट्स इन अमेरिका जो नॉन प्रॉफिट है उसके साथ काफ़ी एडवोकेसी करती आई हैं काफ़ी सालों से, आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने भी नॉन प्रॉफिट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, चाहे सिया हो या फिर इमिग्रेशन वॉइस कह लो या और 3-4 नए ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, हर एक नाम उठ करके आता है, रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन ने भी काफ़ी एडवोकेसी करी, कहीं ना कहीं सबके एफर्ट्स फ्यूटाइल हो गए हैं, कुछ भी कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकल के आया है, सालों साल से सभी सेम रेंट में है, कोई जुड़ करके एक मजबूत स्टेप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं लिया है। कहाँ है ये फेलियर्स, क्यों नहीं हो रही एडवोकेसी? डाका को देखिए, डाका के जो लोग थे अनडॉक्यूमेंटेड होने के बावजूद एक यूनिफाइड आवाज़ है, ये आवाज़ आपकी तरफ से क्यों गुम है? मैं आपका फेसबुक पेज देखती हूँ, यू हैव मोर देन 120,000 प्लस 1,20,000 प्लस मेंबर्स ऑन सिया पेज और फेसबुक, लेकिन कर क्या रहे हैं असल में, आप बताइए। Okay, I would love to agree to disagree with you, Jyotsna. All right. आज से 10 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ग्रीन कार्ड बैकलॉग नाम की भी कोई चीज होती है। Okay. लॉयर्स को शायद पता था एंड वो लोग समझाते रहते थे कि हाँ कोई बात नहीं, शायद खुल जाए, 2007 में जैसे थोड़े से गेट्स ओपन हुए थे शायद वैसा दोबारा हो जाए, लेकिन पिछले 10 साल में कांग्रेस के कानों तक ये खबर पहुंची है, कितने ही बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। इनफैक्ट S386 HR1044 was the first bill in the US history जिसको इतनी तादाद में सपोर्ट मिला था, 192 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है उसको सपोर्ट किया था। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। S386 जो कि हाउस और सेनेट दोनों को पास कर गया था, बट बिल नहीं बन पाया फॉर वट एवर रीजन, राइट? नहीं बन पाया। सवाल यही है, ये हाथ तो आया मुंह ना लगा वाली बात हर बार हो रही है। आप चाहे HR 1044 बोलो, S386 बोलो, फिर कोई और नाम आ जाएगा, हाउस में पास करके सेनेट में छोड़ देते हो, सेनेट में पास करके हाउस में छोड़ देते हो। प्रॉब्लम कहाँ है, असली रूट कॉज क्या है, उसका एनालिसिस मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं ये सवाल कविता चल्ला जी से पूछना चाहती हूँ। वो नॉन प्रॉफिट चलाती है, ठीक है। हम लोग ने जो नॉन प्रॉफिट खोला है, हम सारे H1B वाले हैं जो अपने लिए एडवोकेसी कर रहे हैं, ठीक है। इनका सपोर्ट कहाँ है हमारे लिए? इन्होंने कब बताया कांग्रेस में जाके? क्यों नहीं रोए ये लोग कि देखो हमारी कम्युनिटी में क्या हाल हो रहा है, देखो हमारे खुद के लोगों का क्या हाल हो रहा है? Why haven't the community, so-called community leaders come up and helped us? No one has. So कविता, तो ये दारोमदार हमारे कंधों पर है कि हम यहाँ पे फंसे हुए, हमें ही को बोलना होगा और हमें ही को अपने लिए एडवोकेट करना पड़ेगा, बिकॉज और कोई तो हमारे लिए बोलेगा नहीं। ये बहुत बड़ी सॉरी स्टेट है, दिस इज द रियल फैक्ट। इनफैक्ट नेहा जो बोल रही हैं, शी इज सेइंग इट्स जस्ट द नॉन इमिग्रेंट्स वीजा होल्डर कम्युनिटी एडवोकेटिंग फॉर देमसेल्फ, बट जहाँ तक इंडियन अमेरिकन की बात होती है, जो दोज हु आर स्टेशन्ड हियर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके काफ़ी सॉलिड कनेक्शंस हैं कांग्रेस में, वो कभी आगे आकर के बोलते नहीं हैं। कविता, व्हाट डू यू हैव टू से regarding all the organizations coming together? Yeah, definitely, like, all different organizations, not just yours. I mean, she's questioning yours, but it relates to all the different kind of organization, whether it's TANA, NATA, or any other organization that does some good work. I mean, of course, these are also Indians per se. खून तो हिंदुस्तानी बह रहा है, और कि एक भारतीय भाई बहन के लिए तो आपके रगों में भी जोश होना चाहिए हेल्प करने के लिए, राइट? जो आप करते हैं अदरवाइज। Yeah, definitely. Like, we also, like, sometimes we get all these like different emotional stories, and it's not a real story, lively in their life what they're going through, and it is really like it is a very sad situation. The most cases which I get and all, I definitely first I try to reach out to the attorneys, and like basically like for us, like Prashanti Reddy and Santosh Reddy,
I try to reach my local attorneys who can help me out and all. How But Kavita ji, we are not talking about attorneys. We're talking about immigration reform. We're talking about going to Congress and knocking their doors. There are 1.2 billion H1B holders stuck in a 150-year green card backlog. 1.2 Why million, aren't any to organizations stand corrected, coming? not billion, 1.2 million, right? I'm Yeah. sorry, 1.2 Yes. million Yeah. Right. green H1B holders. Yes. So, well, yes, yeah. So definitely, like when the situation those comes, first I reach out to them. But again, when there is a situation where they're facing the backlogs and all that stuff, and definitely we have like Congress people try to reach out to the other organizations. So especially with one organization going and doing this, it won't work that easily. So when we all organizations leaders come together, put up one letter like these are the things and everything, so definitely we will make a difference. And definitely we are like, I always give my support if some like organization is going, because mine is like a different organization and there are very well established organizations. So definitely I told them, let's work this, unite together, get all the pieces. And also when when something happened with Farmington students issue also, when the Indian ambassador came, I made sure all organizations come together, drafted a letter, and we made signatures from all the organizations, and we went and requested the students don't have any money to go back also. Those kind of times, I always work with other organizations. Definitely in this part also, I gave my say, we should work and we should help our people, who are like in the good thoughts. backlog. We should Thank do you. it. Thank you, Thank you. कविता जी। आप देख रहे हैं मेरे साथ द बॉटम लाइन लाइव विद मी ज्योत्सना शर्मा, और हम बात कर रहे हैं इंट्रैपमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स की। सीरियस डिस्कशन चल रही है, और इस एक और कंट्रोवर्शियल सवाल है जो मैं प्रशांति आपसे शुरू करती हूँ पूछना। कहते हैं कि अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन जो एला है, ये सोच जो है, मैं हाई स्किल इमिग्रेंट्स की आपको बता रही हूँ, वो सोचते हैं कि एला इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू IT सब अलायंस, और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो जोड़ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हाई स्किल इमिग्रेंट कम्युनिटी ऐसा सोचती है कि ये दोनों मिल करके हमारे लिए ग्रीन कार्ड बैकलॉग के इशू के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, और जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम लोग कैश काउज हैं, हर साल अपना वीज़ा रिन्यूअल कराएंगे, एक्सटेंशन कराएंगे, अमेंडमेंट कराएंगे, तो पैसा इधर से उधर आता रहेगा और दोनों दुकान चलती रहेंगी, और ये एक तरीके का ब्लेम गेम है। प्रशांति, आपका क्या कहना है इस बारे में? So yes, that is true. It is in the sense that it is advantageous for consulting companies to keep H1s as H1s for as long as possible, because then if they become green card holders, then they will not want to work with them anymore, because the whole idea of this consulting company setup is that they don't have status, so therefore they have to work as a mediator, with a mediator, which is the consulting company. They can't work directly for the end client. So the way this whole thing is set up is it kind of breeds this whole rhetoric, right? And it is true, because that's how it's set up. That's how a consulting company makes money. If everybody is a permanent resident, then they will only work for big companies. Why will they bother to work for a consulting company, right? Because it's only because that the end clients or these big companies don't want to go through the process of immigration, that they hire them as independent consultants through these consulting companies. So the way that it's structured, it lends to this, to this rhetoric. It does. Also, it's possible that sometimes these big companies, they don't want to bring up their employee count. They want to keep it at a lower number. Okay. And therefore they hire independent contractors. So that's also possible. So that's one way of consulting companies. So you doing feel their business. एला is not really doing the right thing then? हमें अभी पूरा सही काम नहीं कर पाए एला को बोलना चाहिए, but कहीं ना कहीं एला as an organization has not come up to speed to help out this community. Yeah, I think that. Right, I want to quick answer now. We are running short of time, Prashanti. Okay, I think ELA should step up, simply because, see, ELA is made up of many different attorneys, different nationalities. Everybody has their opinion. It's not like one opinion. I am obviously a member of ELA because I have to be,
because they offer so much support and guidance. And and if you want to know what the law is, you have to be a member of AILA. Otherwise, you don't get your your academic enhancement the way you need to. But it's made up of, you have to do what is right. Okay. Not what is Perfect, right perfect. for one attorney versus another attorney. Or Okay, so every attorney has their own thought process. Thank you, Prashanti. I got your point there कि सभी attorneys का ये मानना नहीं है. आप जैसे different सोचते हैं, attorneys हो सकते हैं और different सोचते होंगे. Well, नेहा, आप क्या कहने वाले हैं बताइए, क्योंकि ये जो दर्द है ना, ये आप जैसे लोगों की वजह से ये धारणा बनी है. आप क्या बोलना चाहेंगे? जल्दी से क्विक आंसर दीजिए मुझे. ये एंट्रैपमेंट खत्म होना चाहिए, ग्रीन कार्ड बैकलॉग खत्म हो जाना चाहिए, H1B वीजा होल्डर्स को रैंसम नहीं होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स, क्रिटिकली सिक पेरेंट्स को इंडिया में देखने जाना चाहते हैं और उनकी केयर करना चाहते हैं, उनके अंतिम संस्कार करने जाना चाहते हैं, दफनाने जाना चाहते हैं. दे शुडंट बी हेल्ड रैंसम. ओके. एंड यूएस में आज से 15-16 साल पहले ज्योत्सना स्टैंपिंग जो है यूएस सॉइल पे होती थी, वो क्यों नहीं लेके आई जा सकती है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन? ये मेरे समझ से बाहर है कि आप जो है यूएस कॉन्सुलेट्स खोलेंगे नहीं, 25% पे यूएस कॉन्सुलेट काम करेंगी. थर्ड कंट्री नेशनल्स आप दूसरी तीसरी कंट्री में जाके करवा नहीं सकते क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है और वहां पे यूएस स्टाफ उतना है नहीं कॉन्सुलेट्स में. तो फिर आप यहाँ पर कि बंदा बाहर जाए उससे पहले ही यूएस सॉइल पे स्टैंपिंग करके क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि सीबीपी वाला भी वही डॉक्यूमेंट्स देखता है जो आपके यूएस काउंसुलेट में देखते हैं. बायोमेट्रिक जिस दिन से हम यहाँ लैंड करते हैं, हमारा डीएनए यहाँ पे होता है और वो चेंज नहीं होने वाला है. सो व्हाई आर वी हेल्ड रैंसम टू दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड. अगर हमें कनाडा या मेक्सिको भी जाना पड़ता है ना, तो भी हमें इंडिया वापस जाना पड़ता है स्टैंपिंग कराने के लिए, ताकि हम यूएस में वापस एंटर कर सके. ये कहाँ से फेयर है? मतलब कहाँ से ये कानून बना, ही किसने सोचा? मैं उनको तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट देम. ऑलराइट. और कविता, व्हाट डू यू हैव टू से? योर फाइनल मैसेजेस एज वेल. बात जहाँ तक चल रही है इस सारे इशू पे, व्हाट डू यू हैव टू से? Yeah, definitely. I understand the pain and everything. What Neha is saying. It is. I'm 100%. There should be a possible way, because there are so many instances in this pandemic, losing parents back home and not able to be there, go there. Not only when they're sick, we're not able to go there. When they're going away, it's so hard for us. They brought us up and they took care of us, and we're not there in this situation. These reforms and all, it is very difficult. In these extreme situations, at least there should be some leeway where people can go and come and able to work. And definitely these reforms definitely needs to be changed. This immigration reforms, it is very unfair on some of the situations. Some of the families, not some, lot of families are facing through. And in H1s and all, the country is benefiting from all the taxes we are paying. It is not just them. So definitely, and Neha, I will definitely will push with my other organizations also. I'll definitely push, I'll talk to you offline also, and I'll take all the information, and I will personally telling you, not only from organization also, but I have other sources and everything. Definitely. Right. Thank you so much for Thank you. giving me. Thank you. Thank you so much, Prashanti. One liner from you. Any rescue plan for people like Neha's spouse? In 30 seconds. Be more humane. I don't need 30 seconds. All right. So be more humane to the USCIS, to the immigration system, to the administration here? Yes, be more humane. Treat non-Americans like human beings, not like pieces of paper, and don't call them aliens. Stop calling them aliens. They're not aliens. They don't come from Mars. Okay. My Facebook page is actually the American Alien, Prashanti. Because that's who I am, the American Alien. I'm dropped from Mars. So देखिए, अभी तक मैं आपको बता दूं कि ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन पे या जो भी है, हमको इन लोगों को लिखना पड़ता है एज एन एलियन. और ये एलियन वर्ड अब जाकर के हटा है. Biden administration has been little generous when they put the line non-citizen instead of the word alien और से undocumented. तो ये लीवे था कि undocumented को भी कवर कर दें, या ये लीवे था
कि कुछ और नया वर्ड बना दिया जाए कि कंट्रोवर्सी ना हो, अनडॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट को ईएडी देने की जहाँ तक बात है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, पॉलिटिक्स जानती है, पॉलिसीज जानती हैं, लेकिन हम एक बात जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जब हम डिस्कशन करते हैं, सीरियस डिस्कशन करते हैं, कविता कमिटेड राइट नाउ नेहा से बोला कि कविता सेज आई एम गोना हेल्प यू नेहा कनेक्ट विद मी ऑफलाइन। हमारे प्रीवियस एपिसोड में जब हम डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स की बात कर रहे थे, शेखर नरसिम्हन जो हैं, जो कि आपी विक्ट्री फंड के चेयरमैन हैं, उन्होंने सेम स्टेटमेंट बोला था और बोला था दीप पटेल को, जो कि उस दिन थे, और डेविड बायर, कि तुम मुझे ऑफलाइन नेक्स्ट डे अपनी पिटीशन देना, मैं व्हाइट हाउस में भेजूंगा। और ये हिस्टोरिक है, इस प्लेटफॉर्म से ये हुआ। शेखर नरसिम्हन ने वो पिटीशन राइट अथॉरिटीज को दी, दीप पटेल और डेविड बायर से लेकर के। यहाँ होता है रियल डिस्कशन, यहाँ हम करते हैं सीरियस डिस्कशन, बाल की खाल तो निकालते हैं, सवाल भी पूछते हैं, लेकिन उसके साथ में हम जवाब भी लेकर के आते हैं, क्योंकि आपकी उम्मीदों को हम तोड़ते नहीं हैं, लेकिन हाँ, सच जो है वो सीधा दिखाते हैं। So thank you Prashanti Reddy, thank you Kavita Challa, and thank you Neha Mahajan for your good time, great inputs, and of course our sympathies are with you Neha Mahajan. We wish you all the very best for your personal story. I hope Ashu reunites with your family, he hugs your daughters tight, and he comes back in hale and hearty spirit and healthy, because India में इस समय हालात बहुत खराब हैं. And viewers, thank you for watching us tonight. Yes, we will be back soon with the next episode next week. और अगली बार हम बात करेंगे about the future of COVID, because COVID is here to stay. Thank you so much for watching TV Asia. Bottom Line Live में हम आते रहेंगे और आपको कुछ नया दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे. Thank you so much everyone.